हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक लेखवानी है और मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे, अदर बुक्स को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, टेम्परेचर स्ट्रेस, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्शियल लोडिंग एंड शीयर। ये क्वेश्चन नंबर्स आपको दिख रहे हैं जो कि गुप्ता एंड गुप्ता के इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लगभग 3 या 4 लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पर लेक्चर अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता चलूँगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। जो दृढ़ता मापांक है वह अनुपात होता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस जो होता है वो शियर स्ट्रेस का शियर स्ट्रेन के साथ रेशियो होता है, जो कि ऑप्शन है बी। ठीक है, ऑप्शन ए और सी में जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ये जो रेशियो होता है ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है ये बल्क मॉडुलस होता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या इलास्टिक लिमिट में डिफाइन किए जाते हैं। तो अभी अपन से क्वेश्चन पूछा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो हम कहेंगे शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, जो कि है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इज। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है मटेरियल की वो ट्वाइस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की तुलना में। तो पॉइजन्स रेशियो पूछा है मटेरियल का हमसे, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, E इक्वल टू 2G। इसके अलावा हमें क्या दिया है, हमें क्या पता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, रिलेशन हम जानते हैं, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ये रिलेशन हम जानते हैं। ठीक है ना, ये रिलेशन हम जानते हैं और हमें गिवन क्या है, E इक्वल टू 2G गिवन है। हम वैल्यू रख देते हैं E। यहाँ से हम ये कह सकते हैं अगर इस 2G में इस 2G का डिवाइड करें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस म्यू जो है वो हो जाएगा 2G ओवर 2G। हमने इस 2G का भाग लगाया है, 1 प्लस म्यू पहले लिख दिया और 2G ओवर 2G बाद में लिख दिया। तो 1 प्लस म्यू इक्वल टू 1 आ गया। म्यू इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर इस म्यू को मैं 0 पुट कर दूँ तो यहाँ से सीधे E इक्वल टू 2G आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा म्यू इक्वल टू आ गया है 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन। तो लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो डिपेंड करती है वो टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। फोर्थ क्वेश्चन फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। देखिए, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक के लिए टोटल इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 4। पहला होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, जिसे CN या G से रिप्रेजेंट करते हैं, C या N या G से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है बल्क मॉडुलस, जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है पॉइजन्स रेशियो, जिसे 1/m म्यू या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल 4 कॉन्स्टेंट है, जिनमें से 2 इंडिपेंडेंट होते हैं और 2 डिपेंडेंट होते हैं। जनरली E और म्यू को अपन इंडिपेंडेंट लेते हैं। तो अपने पास यहाँ से इंडिपेंडेंट पूछा है तो 2। SSC में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, उसमें टोटल पूछा है तो उसमें आंसर आएगा 4। इसके अलावा ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं 9 और अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं 21। तो इससे रिलेवेंट ये क्वेश्चन और थे जो कि मैंने आपको डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ ऑल डायमेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार आर डबल्ड देन द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन इट अंडर इट्स ओन वेट। देखिए, हमसे स्ट्रेस पूछा है, हमसे डिफॉर्मेशन नहीं पूछा, हमसे स्ट्रेस पूछा है। तो हम बात करें अगर इस कंडीशन में, प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या हो गया, जिसका एरिया थ्रू आउट लेंथ सेम है। प्रिज्मेटिक बार का मतलब हो गया जिसका एरिया जो है थ्रू आउट लेंथ क्या है, सेम है। तो यहाँ देखिए, अगर इसका एरिया मैं ले लेता हूँ A और इसका यूनिट वेट जो ले लेता हूँ मैं
इसका यूनिट वेट ले लेता हूँ मैं गामा, यूनिट वेट गामा है। ये दो केस हमने बनाए। सेल्फ वेट के केस में इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो आएगा टॉप एंड पे आएगा, अगर इसमें देखें तो बॉटम एंड पे आएगा। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस होगा कितना, तो ये हो जाएगा टोटल सेल्फ वेट, टोटल सेल्फ वेट, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई एरिया, टोटल सेल्फ वेट डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहाँ से हम देखें टोटल सेल्फ वेट कितना आएगा हमारे पास, तो टोटल सेल्फ वेट कितना आ जाएगा, गामा इंटू वॉल्यूम, यूनिट वेट इंटू में वॉल्यूम होता है वेट, और वॉल्यूम जो जाएगा ना वो एरिया इंटू में लेंथ हो जाएगा। वॉल्यूम जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू में लेंथ हो जाएगा। ये एरिया से एरिया कैंसिल हो गया तो ये आ गया गामा इंटू एल। अभी आप प्रिज्मेटिक बार की सभी डायमेंशन को डबल कर दें, ठीक है, तो सभी डायमेंशन डबल होगी यानी लेंथ भी डबल होगी। लेंथ डबल होगी, उसके अलावा किसी डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या रहा है गामा इंटू एल, और किसी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर लेंथ डबल हो रही है इसका मतलब स्ट्रेस भी डबल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है, इंक्रीज टू 2 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमसे रिलेशन पूछा है क्वेश्चन में, यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ई और बल्क मॉडुलस के का रिलेशन पूछा है हमसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी और बल्क मॉडुलस के का रिलेशन पूछा है। तो हम जानते हैं E इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू, E इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू, ये इसका रिलेशन है। नेक्स्ट हमसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो पूछा है। 8th क्वेश्चन जो है हमसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो पूछा है। देखिए ओवरऑल लिमिटिंग वैल्यू होती है -1 से 0.5, लेकिन हम यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग मटेरियल के हिसाब से प्रेफर करें तो पॉइजन्स रेशियो के लिए हमें 0 से 0.5 लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ह्यूमन टिश्यूज़ वगैरह के लिए होती है, जो कि हमारे लिए कोई सेंस का मैटर नहीं। तो यहाँ पर प्रेफर्ड आंसर 0 से 0.5 होना चाहिए, 0 एंड 0.5 होना चाहिए। बाकी ये एग्जामिनर के पर डिपेंड करता है, वो इसे क्या आंसर लेता है, -1 एंड 0.5 लेता है या 0 एंड 0.5 लेता है। ओवरऑल वैल्यू -1 से 0.5 होती है, लेकिन इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए वैल्यू जो है ये आपकी वेरी करती है 0 से 0.5, ठीक है ना। इसमें भी मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए 0.25 से 0.35 की लिए होती है ये, ठीक है। मैं अपने फेसबुक आईडी पे एक पेज शेयर कर दूंगा जिस पे कि आप देख सकते हैं कि पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए क्या क्या है। मेरा फेसबुक आईडी आपको अशोक लेखवानी के नाम से मिल जाएगा, अशोक लेखवानी, इसके अलावा पेज भी है अशोक लेखवानी सिविल इंजीनियरिंग के नाम से ही है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, द एलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज इक्वल टू, देखिए कॉनिकल बार का जो एलोंगेशन है, कॉनिकल बार का जो एलोंगेशन है वो सेल्फ वेट के कारण आता है गामा L²/6e। गामा यहाँ पे यूनिट वेट है, L यहाँ पे लेंथ है, ठीक है ना। ये इसका इस तरीके से सेल्फ वेट के कारण ये एलोंगेशन जो आता है ये आता है गामा L²/6e। जबकि प्रिज्मेटिक बार का जो आता है, प्रिज्मेटिक बार का जो आता है वो आता है गामा L²/2e। अगर ये प्रिज्मेटिक बार ले लूँ, प्रिज्मेटिक बार में एरिया सेम है, तो इसका आता है गामा L²/2e। गामा यहाँ पे यूनिट वेट है मटेरियल का और सेम मटेरियल ले रहे हैं, तो गामा L²/6e डिवाइडेड बाई गामा L²/2e, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। तो आपके पास पूछा है द एलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा 1/3 दैट ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम लेंथ, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट 10, इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेड टू बी, ये क्वेश्चन कई पेपरों में आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। यदि सभी डायरेक्शन में आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल हैं तो उस केस में अपन बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। इसके अलावा होमोजीनियस के लिए अपन बोलते हैं हर एक पॉइंट पर या पूरे वॉल्यूम में सेम प्रॉपर्टी। इलास्टिक का जो होता है, इलास्टिक हम किसके लिए बोलते हैं, जो कि लोड हटाने पर डिफॉर्म बॉडी है, अगर वो रिटर्न हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं इलास्टिसिटी। और ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट है,
है ना। इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है तो वो होता है ऑर्थोट्रॉपिक। इसके अलावा अनआइसोट्रॉपिक होता है, सभी डायरेक्शन में जब प्रॉपर्टीज इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है तो वो अनआइसोट्रॉपिक होता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा आइसोट्रॉपिक, क्योंकि वो कह रहा है आइडेंटिकल प्रॉपर्टी यानी सेम प्रॉपर्टी है सभी दिशाओं में, तो ये जवाब आ जाएगा आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। हमसे कह रहा है टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ऑफ द सेम साइज एंड आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्सेस। इफ द बार्स हैव यूनिट एलोंगेशन इन द रेशियो ऑफ 4:7 देन द रेशियो ऑफ मॉडुलाई ऑफ वेलोसिटी। देखिए पहले वाले का मैं केस ले रहा हूँ, पहले वाले का चेंज इन लेंथ है ये डेल L1 और दूसरे वाले का चेंज इन लेंथ है डेल L2। इनका रेशियो ले रहा हूँ क्योंकि ये दिया हुआ है। तो पहले वाले का हो गया P1 L1 A1 E1, P1 L1 बटे में A1 E1 और दूसरे वाले का हो गया P2 L2 बटे में A2 E2। ये हमें गिवन है, कितना गिवन है? ये हमें गिवन है 4:7। देखिए यहाँ पे लोड सेम है, लोड सेम है तो आपका P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ सेम, आपके पास एरिया सेम, ये भाग के भाग में ये गुणा में चला जाएगा, ये है E2 डिवाइडेड बाई E1। अब हमें ये दिया हुआ है E2 डिवाइडेड बाई E1 हमें दिया हुआ है 4:7, क्योंकि हमें डेल L1 ओवर डेल L2 दिया हुआ है तो ये है 4:7। तो हमसे पूछा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो, यानी हमसे पूछा है E1 ओवर E2, तो हम कहेंगे 7/4, यानी अगर रेशियो में डिफाइन करोगे तो ये हो जाएगा 7:4। तो ये हमारे पास है। देखिए हमें लोड सेम दिया है, हमें यूनिट एलोंगेशन लेंथ का साइज, लेंथ यानी ये साइज वगैरह सब सेम दिया है। तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो पूछा है तो वो हम निकालेंगे 7:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका वॉल्यूम है V, है ना। प्रिज्मेटिक बार है, मैं इसको एक क्यूबॉइड ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया है, ए प्रिज्मेटिक बार ऑफ वॉल्यूम V इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लंबाई की दिशा में लोड दिया हुआ है। इफ पॉइसन रेशियो ऑफ द मेटेरियल इज म्यू एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज E, देन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द बार बिकम्स। हमसे फाइनल वॉल्यूम पूछा है। तो L B और ये H लोड दिया हुआ है इस दिशा में, ना। इसकी वजह से हमें बताना है, ये लोड P दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें कि वॉल्यूम क्या होगा इसका। वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू B इंटू H, ठीक है ना। अगर मैं इस टेंशन की वजह से ये मानता हूँ कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, विड्थ भी, एक बार मान के चल रहे हैं हम, लेंथ विड्थ हाइट सब इंक्रीज हो रहे हैं, तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास? L प्लस डेल L, B प्लस डेल B, H प्लस डेल H, ये हमारे पास न्यू वॉल्यूम हो गया। L से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ। सिमिलरली इसमें B से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिमिलरली H से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। H से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आई, यहाँ से हम L, B और H कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से L कॉमन लिया है, L कॉमन लिया है यहाँ से, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस डेल L ओवर L। यहाँ पे हमने लिया है B, तो यहाँ से बचा डेल B बटे में B।
इसमें से एल लिया, इसमें से बी लिया, इसमें से एच लिया है, यहाँ पे बचा डेल एच ओवर एच। अब हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में हमारे पास लोड लग रहा है, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में अगर हम बात करें स्ट्रेन की तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रेन देखते हैं तो वो हो गया लेटरल, ठीक है ना। और पॉइजन रेशियो से हम ये तो जानते हैं कि जो लेटरल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर ई है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर ई है तो लेटरल स्ट्रेन होता है माइनस का म्यू ई। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वी डैश आता है, एल बी एच की जगह वी रख दिया, डेल एल ओवर एल की जगह ई आ गया, डेल बी ओवर बी की जगह म्यू ई आ जाएगा माइनस का, और इसकी जगह भी म्यू ई आ जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस म्यू ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है सी ऑप्शन में 1 प्लस ई और 1 माइनस म्यू ई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो देखिए हमने इसका एक ट्रिक मैंने पहले भी बता रखी है, इसमें आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि जोड़ी मैच कराने का कंपोजिट बार का जो अल्फा है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, देखिए कंपोजिट बार में कॉपर का जो अल्फा है ना वो लार्जर होता है स्टील के अल्फा से। तो मैंने आपको कहा था लार्जर अल्फा जो है उसको अपवर्ड साइन से शो कर देना। अगर आप एक वीडियो है इसकी टेम्परेचर स्ट्रेस की, उसमें मैंने इसे क्लियर किया है। और जो स्मॉलर अल्फा है उसे डाउनवर्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, शो कर देते हैं। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कैसे, इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर। तो हीटेड मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने को हम अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके शो कर देते हैं। अब देखिए सिंपल तरीका ये है, अल्फा बड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर देंगे हम एरो, और ऐसे ही अल्फा छोटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अपवर्ड शो कर देंगे, और टेम्परेचर घटा रहे हैं तो डाउनवर्ड। तो टेम्परेचर तो दोनों के बढ़ रहा है और ये आपस में बंधी हुई हैं, ठीक है, आपस में बंधी हुई हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जोड़ी मैच हो गई तो नहीं होगी टेंशन, नहीं होगी टेंशन यानी कंप्रेशन, और जोड़ी मैच नहीं हुई तो हो जाएगी टेंशन। तो हमसे पूछा कॉपर में, हमसे पूछा कॉपर में, तो हम कहेंगे कंप्रेशन, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, ये तो एक फनी ट्रिक थी, इसको हम समझते हैं तरीके से। देखिए ये कॉपर है और ये स्टील है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कॉपर का अल्फा अधिक होने के कारण कॉपर अधिक बढ़ता है, और स्टील का अल्फा कम होने के कारण स्टील कम बढ़ता है। बट कंडीशन कुछ इंटरमीडिएट आएगी, ये इसका मतलब स्टील पर तो ये टेंशन लगाएगा आगे बढ़ाएगा, और कॉपर पर ये कंप्रेशन लगाएगा यानी पीछे करेगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ आ रही है कॉपर आगे चला गया है तो कॉपर तो पीछे आएगा और स्टील आगे जाएगा, यानी कॉपर में कंप्रेशन और स्टील में जो है वो टेंशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, इसका आंसर आपने देख लिया है, आंसर आ जाएगा 13 का बी आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है हमारा 124। हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ सडनली अप्लाइड टू दैट इन केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड। तो देखिए जब हम ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं लोड को तो स्ट्रेस आता है इसके इक्विवेलेंट, लोड डिवाइडेड बाय एरिया के इक्विवेलेंट। और जब यही बात हम करते हैं सडन, ये तो था ग्रेजुअल का केस, जब यही करते हैं सडन तो ये आता है 2p/a। सडन या इंस्टेंटेनियस के केस में ये 2p/a। किस तरीके से आते हैं तो मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि जो ग्रेजुअल लोड है, ग्रेजुअल लोड में
लोड और डिफॉर्मेशन इस तरीके से होते हैं, लोड बढ़ेगा, डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस और डिफॉर्मेशन भी इसी तरीके से है। रेजिस्टेंस इंटरनल वर्क डन में होगा या एब्जॉर्ब वर्क डन कहेंगे, वर्क स्टोर्ड कह सकते हो, ये रेजिस्टेंस और ये डिफॉर्मेशन के लिए है। तो यहाँ से इस अमाउंट को मैं P ले लेता हूँ और इसको मैं डेल्टा ले लेता हूँ। ये ग्रेजुअल लोड का केस है, SSC ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो आ गया 1/2 P इंटू डेल्टा, और वर्क स्टोर्ड है वो आ गया 1/2 R इंटू डेल्टा, वर्क डन और वर्क स्टोर्ड, ठीक है। R जो है रजिस्टिंग फोर्स है, ये होगा स्ट्रेस इनटू एरिया, ये होगा स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ से जैसे हम इक्वल रखेंगे वर्क डन को और वर्क स्टोर्ड को, जैसे हम इक्वल रखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये डेल्टा चेंज इन लेंथ है, सिग्मा जो आ जाएगा हमारे पास P/A। जब तक केस गिवन नहीं होता है हम लोड को ग्रेजुअल लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सडन लोड में। तो सडन लोड में क्या केस आएगा, तो सडन लोड में देखिए जो लोड है वो सडन लग रहा है, यानी स्टार्टिंग से अमाउंट P है। पहले तो क्या था, स्टार्टिंग अमाउंट 0 था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते P हुआ था। अब इसमें स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो P है स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। अब यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगा, तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो P इंटू डेल्टा, जबकि यहाँ पर आएगा 1/2 R इंटू डेल्टा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो रजिस्टिंग फोर्स है वो स्ट्रेस इंटू एरिया के इक्वल होगा। अब दोनों को जब आप बराबर रखेंगे, अब अगर हम दोनों को बराबर रखते हैं तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से सिग्मा जो आएगा वो आ जाएगा 2P डिवाइडेड बाई A, यानी P/A से 2 टाइम्स हो गया 2P डिवाइडेड बाई A। तो ये केस तो हमने बताया सडन या इंस्टेंटेनियस का, और पिछला वाला केस था वो था ग्रेजुअल का। तो मैंने आपको बताया था कि ये अपने स्ट्रेसेस हैं, ये टॉप पे मैंने लिख दिया था। ग्रेजुअल के लिए लोड डिवाइडेड बाई एरिया से कर लेंगे, और जो सडन या इंस्टेंटेनियस के लिए करेंगे ट्वाइस द लोड ऑफ 2P/A से कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट। तो प्रूफ रेजिलियंस जो है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर है इलास्टिक लिमिट पर, ठीक है, क्योंकि प्रूफ रेजिलियंस को डिफाइन करेंगे इलास्टिक लिमिट पर जो एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए मेंबर। तो बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगी मेंबर में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 126 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 126। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मेंबर इज गिवन बाय। देखिए हमें कोई केस नहीं दे रखा है, तो हम ऐसे केस में हम क्या लेते हैं, जो अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऐसे केस में हम ग्रेजुअल लोडिंग लेते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगी वो क्या है, तो एक्सटर्नल वर्क डन जो था वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो अपन ने अभी अभी बोल दिया उसको, स्ट्रेन एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने बोला था 1/2 P इंटू डेल्टा। ये डिफ्लेक्शन है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो जो लोड है, लोड को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया के रूप में, और जो डिफ्लेक्शन है उसको स्ट्रेन इनटू लेंथ के रूप में, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, इनिशियल लेंथ बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन, यानी जो आपका स्ट्रेन है इनटू में L। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से या स्मॉल e से हम लिखते हैं, और A इंटू L यानी वॉल्यूम हो जाएगा।
तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.5 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चंस थे। आगे कंटिन्यू मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को करूँगा। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हुए हैं, तो 126 का ऑप्शन आ जाएगा सी।